आज क्लास 10 का वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, गणित से प्रारंभ किए हैं। ए टू जेड गणित पूरे चैप्टर हल करेंगे, समझ रहे हैं। तो क्लास 10 वास्तविक संख्या अध्याय 1 का बेसिक होगा आज। तो बेसिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ेंगे? पहले प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को डिफाइन करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए? लिख भी सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिनती है। ये अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए? क्लियर है कि नेचुरल नंबर आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं होल नंबर। अब क्या समझते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। समझ रहे हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 0 से प्रारंभ हो करके अनंत तक जाती है। वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? कि जो 0 से प्रारंभ हो करके अनंत तक जाती है वैसी संख्या को होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका क्या बोलता है, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं ये पूर्ण संख्या का। तो क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 0 से प्रारंभ होता है और अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इस
इसके डिफिनेशन में और इसके में थोड़ा सा का अंतर है कि ये संख्या से सिर्फ प्रारंभ होता है तो प्राकृतिक संख्या हो जाता है, और इसमें सिर्फ 0 लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। समझ रहे हैं? सिर्फ 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है, और जो 1 से स्टार्ट होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, अभी इसी पर चर्चा करेंगे। कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें कि भाग लगे, जिसमें कि किसी भी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 16 में भाग लगता है, 4 चौके 16 भाग लग गया। एग्जाम्पल 15 में भी भाग लगता है, 5 या 15 भाग लग रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 18 है तो 18 में भी भाग लगता है, 6 या 18, 2 या 6, ये भाज्य संख्या है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। आई होप कि आपको भाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब समझते हैं अभाज्य संख्या। अब समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एक HCF बराबर 1 आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन, या तो इसका और पर दूसरे परिभाषा से भी समझ सकते हैं। वैसी संख्या जिसका यानी 2 संख्याओं के बीच की कॉमन 1 आए, 3 संख्याओं के बीच का कॉमन 1 आए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि 2 संख्या यदि है तो उसमें यदि कॉमन 1 आ रहा है तो वो दोनों संख्या के बीच में जो एक कॉमन आएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जिसमें कि कॉमन 1 आए, या HCF 1 आए, दोनों का HCF क्या आए? 1 आए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। तो जैसे में है 5 7 में कॉमन क्या आता है? 1 कॉमन क्या आता है? या HCF क्या आता है? 1। यह दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल 16 और 15 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो 1 आ रहा है।
दोनों में का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। HCF 1 आ रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ गए? आई होप कि आपको पूरा समझ में अभाज्य संख्या आ गया होगा। यदि आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसी तरह का डिफिनेशन और पूरा बेसिक जो है हम क्लास में प्रत्येक चैप्टर का लाते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अब समझते हैं इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है? तो इंटीजर नंबर क्या होता है? ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होता है? ठीक है, समझ रहे हैं ना? इंटीजर नंबर होता है इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक का मतलब ही होता है कि पूर्ण यानी पॉइंट में टूटा हुआ संख्या नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है? तो पूर्णांक संख्या को डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऋणात्मक से प्रारंभ होकर के जो संख्या धनात्मक तक जाती है और अनंत तक जाती है, ठीक है, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है? चलिए लिख लेते हैं। वैसी लिखो। वैसी संख्या जो ऋणात्मक से प्रारंभ होकर धनात्मक संख्या के अनंत संख्या तक जाती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अनंत इन्फिनेटिव हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया माइनस में, ठीक है, 90 हो गया, 60 हो गया माइनस में, 10 हो गया माइनस में, 5 हो गया माइनस में, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब धनात्मक में भी जाने लगा। ऋणात्मक में पहले चला, उसके बाद फिर धनात्मक में भी चलने लगा। यानी ऋणात्मक से होकर के जो संख्या धनात्मक तक जाती है, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते। प्राइमरी नंबर क्लियर है? प्राइमरी नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइमरी नंबर मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या, ठीक है? तो अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, प्रश्न आता है अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक को छोड़कर स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? इसके डेफिनेशन है कि एक को छोड़कर जिसमें स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिखते हैं कि वैसी संख्या
जो एक को छोड़कर जो स्वयं की संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए डिफिनेशन। उसके बाद जैसे में क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से प्रारंभ होता है, तो 2 हो गया। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी भी संख्याओं से भाग नहीं लगते हैं। एक से सभी में भाग लगते हैं। एक से सभी में भाग लगते हैं। एक को छोड़ देना है। एक को छोड़ करके जो स्वयं से ही भाग लगेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 है, तो 2 को किसी भी पहरा में नहीं मिलता है और कोई भी पहरा इसको काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको कौन काटेगा? सिर्फ 2 ही काटेगा। जैसे ये 2 है, तो 2 से भाग देंगे 2 में, तो एक बार में लगेगा, तो 2 ही काटा। 3 नहीं काट सकता है, 6, उसके बाद 5 नहीं काट सकता है, 7 नहीं काट सकता है, 9 नहीं काट सकता है, 11 नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता है इसको 2 को। बात समझ गए? वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? समझते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? अभी तुरंत समझाए कि प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो कि गिना जा सके। वैसी संख्या जो गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब क्या हो गया? जो कि 0 से प्रारंभ होता है। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। जो कि 0 से प्रारंभ होता है। जो कि 0 से प्रारंभ होता है उसे पूर्णांक संख्या उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक से प्रारंभ होकर के धनात्मक तक जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में है कि -3, -2, -1, 0, 1 प्लस में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ गए? ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका डिफाइन कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय
संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 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 में है 0, 1, 2, 2, 3, 4/3, 5/3, माइनस में 4/3, 5.25। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि 0 सर कैसे है परिमेय संख्या? 0 कैसे है परिमेय संख्या? तो ये बात समझने के लिए ध्यान दो कि 0 में हम 1 से भाग दे सकते हैं। 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का और एक है कि Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P 0 होगा चलेगा, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या का Q 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर P है 0 है तो ठीक है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1/1 होगा, 1/1 परिमेय संख्या। उसके बाद 2 है तो 2/1 परिमेय संख्या। 3 है तो 3/1 परिमेय संख्या। 1 डाल सकते हैं नीचे में। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे 0, Q 0 कभी भी, Q डज नॉट 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि Q 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये परिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे समझते हैं अपरिमेय संख्या का जैसे क्या है। तो जैसे में समझिए कि जिसका परिपूर्ण रूप से वर्गमूल भी नहीं निकलता है उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में है √2, √3, √5। ठीक है, उसके बाद है जैसे पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? जिसका कि परिपूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय, जिसका परिपूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई और होगा 2.234 3। ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये बढ़ती संख्या यानी बढ़ते क्रम में जाएगा। ऐसी यदि संख्या रहे तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ गए? आई होप कि आप सबको पूरा अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा।
ठीक है, अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है। समझ रहे हैं? फिर से समझिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है वैसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए उसको लिख लेते हैं, उसको डिफाइन करेंगे किस तरह, वो देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के मिलने से बना संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं कि दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? वास्तविक संख्या समझ गए। आज वास्तविक संख्या का चैप्टर ही पढ़ने वाले थे। तो चलिए, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बना संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो आगे अब समझेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज होता है। ठीक है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, तो एल्गोरिथम और प्रेमिका दो शब्द हैं। एल्गोरिथम और प्रेमिका दो शब्द हैं। ठीक है, दोनों को समझते हैं बारी बारी से कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है वो एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यानी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला मतलब क्या हुआ कि कोई भी यदि वर्क होता है तो उसका स्टेप होता है। उसका क्या होता है? स्टेप होता है। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। सभी स्टेप को यदि एक साथ मिलाएगा तो वो क्या होगा? एल्गोरिथम होगा। वो क्या होगा? एल्गोरिथम होगा। समझ रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप को यदि एक साथ मिलाएगा तो एल्गोरिथम बनेगा। समझ गए? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि आप चाय बनाइएगा। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए पहले गैस ऑन कीजिएगा, उसके बाद बर्तन चढ़ाइएगा, उसके बाद पानी डालेगा, पानी उबालेगा, उसमें चाय पत्ती डालेगा, दूध डालेगा, चीनी डालेगा, उसके बाद उसको खौलाएगा। ठीक है, तो सारे स्टेप हुए, उसके बाद फिर चाय बनते हैं। तो वही एल्गोरिथम है। वो जो चाय तैयार हुआ वो क्या बना? एल्गोरिथम बना। क्या बना? एल्गोरिथम। समझ गए? एल्गोरिथम। आई होप कि एग्जाम्पल से जो समझाए आपको समझ में आया होगा। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। किसी को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि को प्रदान करता है कौन? एल्गोरिथम। समझ गए कि मोटा मोटी इस बात को समझिए कि यदि हम किसी सवाल को हल करेंगे, स्टेप बाय हल करेंगे, तो एक स्टेप होगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप में हल किए। ये पांचों स्टेप को एक साथ यदि मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? एल्गोरिथम बनेगा। क्या बनेगा? एल्गोरिथम बनेगा। समझ गए? एल्गोरिथम। कोई दिक्कत एल्गोरिथम को समझने में नहीं।
तो चलिए एल्गोरिथम आप समझ गए। उसके बाद अब आता है कि एल्गोरिथम प्रेमिका है। प्रेमिका क्या चीज़ होता है, प्रेमिका क्या शब्द है, ठीक है। इस प्रेमिका को समझते हैं कि प्रेमिका कौन सी शब्द है, ठीक है। तो प्रेमिका देखिए यहाँ पर है प्रेमिका। प्रेमिका का मतलब होता है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति एक नियम को सिद्ध करके दे दिया है, ठीक है, सिद्ध करके दे दिया है, ठीक है। या कोई व्यक्ति एक फार्मूला को बना दिया है, उस फार्मूला को हम यूज करते हैं और फिर सवाल को बनाते हैं। वैसे फार्मूला बनाने वाले विधि को प्रेमिका कहते हैं। समझ रहे हैं कि कोई विधि है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, समझ रहे हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय ने अपना एक सूत्र दे करके गया है, सिद्ध किया हुआ सूत्र दे के गया है, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। उसको हम रखते हैं और सवाल को डिफाइन यानी हल कर लेते हैं, हल करते हैं। तो ये क्या है कि दिया गया है, यानी एक सूत्र को दे दिया है पाइथागोरस प्रमेय ने, और उसी को हम उसी पर रख करके कोई भी सवाल को हम हल करते हैं। तो वैसे नियम को, वैसी विधि को हम प्रेमिका कहते हैं। समझे प्रेमिका को कि नहीं समझे। प्रेमिका में दिया गया क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी सिद्ध किया हुआ ही कथन रहता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने की प्रयोग करते हैं। यानी सिद्ध किया हुआ वो कथन पहले से रहता है, उसी में हम मान रख करके हल करने यानी सिद्ध करने का प्रयोग करते हैं, सिद्ध करने का प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं। समझे क्लियर, कोई दिक्कत है। समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। क्या समझ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर B इंटू Q प्लस R। समझ रहे हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र है, ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जो Q और R विद्यमान है कि A बराबर B इंटू Q प्लस R। समझ रहे हैं। तो इसको समझते हैं कि ये स्टेप्स हैं, ये इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। किसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए किस तरह से हम इसको करेंगे, तो ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। जैसे 24 है, ठीक है, इसको हम भाग देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम बच्चे से ही भाग देते यानी देने के लिए सीखते आए हैं, तो वही भाग आज भी है, सिर्फ उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, ठीक है। तो चलिए 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 7 से भाग देते हैं तो ये क्या निकलेगा, 7 या 21 3 बार खाएगा। उसके बाद फिर शेष बचेगा, तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। बात समझ गए। उसके बाद ये जिससे कि हम भाग दिए, ठीक है, वो क्या है, भाग, यानी इसमें जो होता है ये भाज्य होता है और भागफल होता है। ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल 3 वर्ड होते हैं ना। तो उसके बाद जिससे कि पूरा कटता है वो HCF कहलाता है, ठीक है। तो इससे तो पूरा कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो एक स्टेप होता है, एक क्या होता है, स्टेप होता है। तो इस तरह से कि किस तरह हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये 24
जो बड़ा है, जो अंक बड़ा रहता है जिसमें कि हम भाग देते हैं वो ए होता है। क्या होता है? ए। तो ए 24 हो गया। उसके बाद भाग दे रहे हैं किससे? 7 से। तो 7 मेरा क्या होगा? बी होगा। 7 क्या होगा? बी होगा। तो 7 हो गया बी। उसके बाद क्यू। क्यू जो कि ये भागफल है, भागफल कितना निकला? 3 निकला। 3 हो गया। उसके बाद प्लस, प्लस क्या लिखाएगा? शेषफल। शेषफल, शेषफल हो गया 3। ये हो गया सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया। समझ रहे हैं? इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यदि है तो बोलिए। दिक्कत है? नहीं। तो इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिखने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। 16। 16 है। तो 16 में यदि 5 से भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? तो 1 5 तिया 15, 3 बार में लगेगा। 1 बचेगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 16 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 1। लिख सकते हैं। यानी 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 5 या 15 1 16। इस तरह से हम 16 को लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि ये 16 के बराबर है। तो 16 के बराबर हम यदि करते हैं तो 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 या 15 प्लस 1 16। 16 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ये सिस्टम है। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है। तो उसका और एग्जाम्पल देखिए। जो कि 0 आता है शेषफल। जैसे है 24 और भाग देंगे 12 से। ठीक है। तो अब ये क्या होगा? तो 12 दूनी 24, 24 हो गया। उसके बाद देखिए ये कट गया, ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0 हो गया। इसको किस तरह से हम लिखेंगे? 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो 24 को लिख सकते हैं हम कि 12 गुना 2 अब प्लस 0। 24 हो गया। 12 दूनी 24 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा। 24 हो गया। हो गया 24। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। तो ये शेषफल, शेषफल 0 हो सकता है। शेषफल 0 हो सकता है और क्यू भी 0 हो सकता है। ठीक है। यानी भागफल और शेषफल 0 हो सकता है, लेकिन लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। तो ये आगे स्टेप समझते हैं। आगे एग्जाम्पल जैसे 5 है। 5 में 6 से भाग देंगे कि क्यू कब 0 होता है वो बात दिखाते हैं। कि अब खाएगा 0। क्या खाएगा? 0। तो 0 हो गया। उसके बाद शेष कितना बचा? 5 बचा। बचा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? गुना 0 उसके बाद प्लस 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? इसमें ये बात है कि ध्यान दीजिए कि 0 0 है ना, आर से छोटा होगा। यानी आर से छोटा होगा क्या होगा? 0 होगा। आर कभी भी 0 भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब है आर कभी 0 भी हो सकता है, अंक में भी हो सकता है। तो कभी कभी 0 भी होता है, कभी कभी अंक भी होता है। इसका मतलब यही है। कब्बो कब्बो, कब्बो कब्बो 0 और कब्बो कब्बो अंक भी होता है। समझ गए? उसके बाद बी जो है हर हमेशा आर से बड़ा होगा। बी जो होगा हर हमेशा आर से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना? तभी एग्जाम्पल से समझाए कि आर कभी भी 0 भी हो जाता है, कभी अंक भी हो जाता है, और क्यू भी कभी 0 हो जाता है। ठीक है। लेकिन कभी भी बी 0 नहीं होता है। ठीक है। तो बी जो है आर से हर हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? हर हमेशा बड़ा होता है। इस बात को आई होप कि आपको ये बात सारा समझ में आया होगा। ठीक है।